वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्रेब्स साइकिल यानी कि क्रेब चक्र के बारे में, जिनको साइट्रिक एसिड चक्र या फिर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र भी कहते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि क्रेब साइकिल वायवीय श्वसन की दूसरी अवस्था होती है और यह कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इस क्रिया में ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला C6H12O6 होता है, इनका लास्ट प्रोडक्ट पायरुविक अम्ल पूर्ण रूप से ऑक्सीडेशन होकर ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदल जाता है तथा अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। यह क्रिया कई चरणों में होती है तथा एक चक्र के रूप में कार्य करती है। क्रेब चक्र, क्रेब साइकिल का अध्ययन सबसे पहले हैंस एडोल्फ क्रेब नाम का वैज्ञानिक ने किया था और इन्हीं के नाम से इस क्रिया को क्रेब साइकिल या फिर क्रेब चक्र कहते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सभी एरोबिक जीवों में या फिर सभी एरोबिक जीवों द्वारा उपयोग की जाने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं की यह एक श्रृंखला होती है जो कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त एसिटाइल CoA के ऑक्सीकरण के माध्यम से संग्रहित ऊर्जा को छोड़ती है। और इसके अलावा चक्र कुछ एमिनो एसिड के अग्रद्वितों के साथ साथ कम करने वाली जो एजेंट होता है जिसका नाम है NADH, ये भी प्रदान करता है। इसके उपयोग कई अन्य प्रतिक्रियाओं में किया जाता है। कई जैव रासायनिक रास्तों के लिए इनका केंद्र महत्वपूर्ण बताता है कि यह जो है चयापचय की शुरुआती घटकों में से एक था और यह एवोजेनिक रूप से उत्पन्न हो सकता है। भले ही यह एक चक्र के रूप में हम लोग जानते हैं, चक्र के रूप में ये ब्रांडेड है, लेकिन मेटाबॉलिज्म के लिए केवल यह एक मार्ग है, एक रास्ता है और उन्हीं रास्ता का पालन करता है। एक प्रकार से वे समझ लीजिए। साइट्रिक एसिड चक्र में कम से कम 3 खंडों को मान्यता दिया गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे कि अभी हम लोग कुछ चक्र के द्वारा उत्पन्न ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन पिगमेंट के बारे में देखें, जिसका नाम है NAD और फिर NADH। तो ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्रेब साइकिल के लिए, क्रेब चक्र के लिए। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में जो क्रेब साइकिल होता है यह माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में एक लिक्विड पिगमेंट पाया जाता है जिनको मैट्रिक्स कहते हैं। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जैसे कि बैक्टीरिया, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की कमी होती है। तो साइटोकोल में साइट्रिकल में प्रोटीन और फिर इधर अगर देखा जाए तो ग्रेडियंट के साथ कोशिका द्रव के बजाय माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली की तुलना में किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि प्रोकैरियोटिक में जो क्रेब साइकिल है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यूकेरियोटिक में जो क्रेब साइकिल है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्योंकि यूकेरियोटिक कोशिका वेल डेवलप होता है और उसमें हर एक अंग मौजूद होता है। वहीं पर अगर देखा जाए प्रोकैरियोटिक कोशिका, तो इन कोशिकाओं में ना ही न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है और इनमें देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया की कमी होता है। इसीलिए प्रोकैरियोटिक जीवों में या फिर जीवद्रव में क्रेब साइकिल होता है या फिर कोशिका झिल्ली या भित्ति में होता है, प्लाज्मा झिल्ली या भित्ति में होता है। चलिए नेक्स्ट अगर देखा जाए तो TCA, जो कि क्रेब साइकिल को ही बोलेंगे। इन चक्र में ऊर्जा युक्त यौगिक की समग्र उपज 3, जैसे कि पहला अगर देखा जाए तो NADH, दूसरा है FADH2 और तीसरा है GTA, इन चरणों में क्लियर होता है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्रेब साइकिल की प्रतिक्रिया के बारे में। तो साइट्रिक एसिड चक्र एसिटाइल CoA से 2 कार्बन एसिटाइल समूह के हस्तांतरण के रूप में शुरू होता है, जो 6 कार्बन यौगिक यानी कि एसिट्रेट बनाने के लिए 4 कार्बन स्वीकर्ता कंपाउंडर जिसको एसिलोस्टेट से होता है। अब बात किया जाए कि एसिट्रेट तब रासायनिक परिवर्तन की एक श्रृंखला के माध्यम से जाता है,
ठीक है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 2 कार्बोक्सिलिक समूह को खो देता है, जो कि आप लोग पिक्चर में क्लियरली देख रहे होंगे। इन्हीं पिक्चर के अनुसार जो है हम बताते जा रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखते चलिए। क्या बोले कि साइट्रेट तब रासायनिक परिवर्तन की एक श्रृंखला के माध्यम से जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 2 कार्बोक्सिलिक समूहों को खो देता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन के रूप में खो गया था, जो कि ऑक्सालेटेट होता है, ठीक है, सीधे एसिटाइल CoA से नहीं। एसिटाइल CoA द्वारा दान किए गए कार्बन एसिट्रिक एसिड चक्र के पहले मोड़ के बाद एसिलोस्टेट कार्बन रीड का हिस्सा बन जाता है। CO2 के रूप में एसिटाइल CO दान किए गए कार्बन से नुकसान को एसिट्रिक एसिड चक्र के कई मोड़ की आवश्यकता होती है। हालांकि उपापचय में साइट्रिक एसिड चक्र की भूमिका के कारण वे खो नहीं सकते, क्योंकि कई साइट्रिक एसिड चक्र मध्यवर्ती अन्य अणुओं के जैव संश्लेषण के लिए अग्रदूत के रूप में भी उपयोग किए जाते हैं। अब अगर बात किया जाए कि चक्र के ऑक्सीडेटिव चरणों द्वारा उपलब्ध कराए गए अधिकांश इलेक्ट्रॉन को NAD+ में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जो NADH बनाते हैं। साइट्रिक एसिड चक्र में प्रवेश करने वाले प्रत्येक एसिटाइल समूह के लिए NADH के 3 अणु उत्पन्न होते हैं, और फिर साइट्रिक एसिड चक्र के माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीकरण में कमी की प्रतिक्रिया की एक श्रृंखला शामिल होता है, एक चेन शामिल होता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इनके अलावा सक्सिनेट ऑक्सीकरण चरण से इलेक्ट्रॉनों को पहले सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज के FAD कोफैक्टर में स्थानांतरित किया जाता है। इसे FADH2 तक कम किया जाता है और अंततः माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली में यूनिक इन 1 यानी कि Q को, जिसको कैपिटल Q से डिनोट करते हैं, इनको घटाकर इसे यूनिक्योल मतलब कि QH2 का सबस्ट्रेट बनाया जाता है, और फिर कॉम्प्लेक्टर 3 के स्तर पर इलेक्ट्रॉन हस्तांतरण श्रृंखला के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो प्रत्येक NADH और FADH2 के लिए जो साइट्रिक एसिड चक्र में उत्पन्न होता है, क्रमशः 2.5 और 1.5 ATP अणु ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण में उत्पन्न होता है, और फिर प्रत्येक चक्र के अंत में 4 कार्बन ऑक्सालेटेट को पुनर्जीवित किया जाता है, और फिर ये चक्र आगे जो है वो रेप्लिकेट करते करते, मतलब कि ये प्रोसेस बार बार जो है वो रिटर्न होता है, बार बार ये चक्र कंप्लीट होता है, और हमेशा के लिए जो है क्रेब्स साइकिल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में और माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर, मतलब कि जीव द्रव में, प्रोकैरियोटिक कोशिका के जीव द्रव में और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में ये चक्र बार बार जो है निरंतर होते रहता है। तो आई होप कि आप लोग को क्रेब्स साइकिल ढंग से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।